मेरे संगठन के ही लोगों को तोड़ने का प्रयास उन लोगों के द्वारा किया गया था जो रामविलास पासवान जी और उनके बाद चिराग पासवान को समाप्त करना चाहते थे। जब उस वक्त कहा जाता था, जब हमारे नेता की ये सोच थी कि भाई हर रिक्शा वाला, हर ठेला वाला के हाथ में मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, तो उस वक्त लोग उनका मजाक उड़ाते थे। कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे चुनाव अभी आने वाले दिनों में होने वाले हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आने वाले 1-2 वर्षों में वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, और लोकसभा का चुनाव जो कि निर्धारित है 2024 में होना। इन तमाम विषयों को लेकर अलग अलग हमारे प्रदेश अध्यक्षों ने अपनी बातों को रखा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक में जहाँ इस सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पे चर्चा हुई, वहीं संगठन को भी लेकर, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हमेशा से संगठन को महत्व देने का काम किया, और उनका हमेशा से प्रयास रहा कि किस तरीके से देश भर में पार्टी का संगठन मजबूत हो, ताकि उस संगठन के माध्यम से समाज के गरीब, वंचित, शोषित ऐसे समाज के लोग जो अभी तक मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए, कैसे उनकी बात को हम लोग उचित मंचों तक पहुंचाने का हम लोग काम करें। जब हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने पार्टी का गठन नहीं भी किया था, तब भी दलित सेना के माध्यम से जो हमारे नेता की सोच थी कि समाज के वंचित वर्ग को मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए, अनुसूचित जाति जनजाति की आवाज़ को बुलंद करने के उद्देश्य से उन्होंने सन 83 में, जब मेरी आयु महज 1 वर्ष की थी, उस वक्त उन्होंने दलित सेना का गठन किया था, और तब से दलित सेना के माध्यम से हो या फिर सन 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी के गठन के माध्यम से उन्होंने समाज के ऐसे वर्गों की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया जिन्हें आज़ादी के दशकों के बाद भी वो मंच नहीं मिला अपनी आवाज़, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का। आज उन्हीं के विचारों पर आगे चलते हुए आमतौर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक एक बहुत सीमित बैठक होती है। कार्यकारिणी के बहुत सीमित सदस्य होते हैं, और उन्हीं के साथ ये बैठक एक कॉन्फ्रेंस हॉल में आमतौर पर पार्टी के द्वारा की जाती है। पर मुझे खुशी है इस बात की कि जिस तरीके से पिछले 1.5 साल, 2 साल, और मैं पिछले 1.5-2 साल का जिक्र इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछले 2 साल मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए बहुत कठिन समय रहा। कई ऐसी शक्तियाँ थीं जो मेरे नेता को आगे बढ़ने से रोकना चाहती थीं, और उनके जाने के बाद मुझे आगे बढ़ने से रोकना चाहती थी। कई ऐसी ताकतों ने मेरे ही कई अपनों का साथ लेकर पार्टी में बिखराव करने का प्रयास किया, पार्टी को तोड़ने का उन्होंने काम किया। तो ये पिछले 2 साल उन तमाम उतार चढ़ाव से पार्टी जूझती हुई यहाँ तक पहुँची, और आज मेरे लिए ये यकीनन एक गर्व की बात है कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को सीमित करने के लिए हम लोग को मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी। शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहाँ से बड़ी संख्या में लोग आने का जिन्होंने प्रयास नहीं किया हो, जो जिनका उत्साह इस बैठक में सम्मिलित होने को हो। आप लोग चाहेंगे मैं तमाम उन नामों की सूची भी आपके साथ साझा करूंगा, जहां पे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अधिकृत सदस्यों के साथ साथ जितने स्पेशल इन्वाइटीज़ हैं उनको आमंत्रित किया गया हो। देश का शायद ही कोई ऐसा प्रदेश है जहां से पार्टी के पदाधिकारी मौजूद नहीं हो। आप अंडमान निकोबार की आप बात करें, आप तेलंगाना की बात करें, जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक की आप बात करें, गुजरात से लेके तमाम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की आप बात करें, हर प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष और उस प्रदेश के प्रमुख साथी यहाँ पर उपस्थित थे। मैं इस संगठन को लेकर मैं इसका जिक्र ज़्यादा इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि ये वार मेरे संगठन पर ही किया गया था। मेरे संगठन के ही लोगों को तोड़ने का प्रयास उन लोगों के द्वारा किया गया था जो रामविलास पासवान जी और उनके बाद चिराग पासवान को समाप्त करना चाहते थे। उन्होंने मेरे पार्टी, और मैं मानता हूँ, मैं खुद संगठन का आदमी हूँ, और मैं मानता हूँ किसी भी दल की रीढ़ की हड्डी उसका संगठन ही होता है। जब आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करते हैं तो ज़रूर हम लोग का ध्यान केंद्रित हो जाता है जनप्रतिनिधियों के संख्या बल को लेकर, और राजनीतिक हैसियत आंकी जाती है आपके संसद और विधानसभा या विधान परिषद में
आपके संख्या बल को लेकर। पर क्योंकि मैं संगठन का आदमी हूँ, मैं जहाँ ये मानता हूँ कि भैया मैं राजनीतिक दल चला रहा हूँ, तो यकीनन जनप्रतिनिधियों का भी संख्या बल मायने रखता है। पर अगर संगठन नहीं है आपके पास, तो ये संख्या बल भी नहीं रहने वाला है। और अगर ये संगठन है आपके पास, तो आज भले आपके पास ये संख्या बल नहीं हो, पर कल ज़रूर वो संख्या बल पिछली बार से ज़्यादा मजबूती से आएगी। और जो लोग उस संख्या बल पर हतोत्साहित हो रहे हैं, वो अपने संगठन पे अगर ध्यान नहीं देंगे, तो आज जो संख्या बल उनके पास है उसको बचाए रखना संभव नहीं होगा। और कई राजनीतिक दल इतिहास में भी इस बात के गवाह रहे हैं। कई बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जो दशकों तक सत्ता में रहीं, पर दौर एक ऐसा आया जब वो अपने संगठन पे ध्यान नहीं दे पाए, तो संगठन वो सत्ता से बाहर हुए। और कई ऐसे दल जिनका संख्या बल जनप्रतिनिधियों की संख्या के हिसाब से ना के बराबर था, पर अपने संगठन की ताकत से उन्होंने सत्ता में आने का काम किया। मैं मौजूदा परिस्थितियों से बिना विचलित हुए, बिना घबराए और बिना अपना धैर्य खोए मजबूती से, निरंतरता में अपने संगठन को मजबूत करने के कार्य में लगा हुआ हूँ। बिहार, जहाँ से मूलतः इस पार्टी का उदय होता है, जहाँ से मैं आता हूँ, बिहार में तो ज़रूर यकीनन हम लोग ध्यान केंद्रित अपना कर ही रहे हैं। और मेरे तमाम वो साथी, प्रेस मीडिया के भी वो साथी जो बिहार से आते हों या जो बिहार आते जाते रहे हों, वो इस बात से सहमत होंगे, और मैं कई उन चेहरों को देख भी रहा हूँ संबोधित करते हुए, वो इस बात से सहमत होंगे कि बिहार में आज की तारीख में पार्टी ने एक नई ताकत यकीनन हासिल की है, संगठन के माध्यम से भी और अपने जनाधार को बढ़ाने के माध्यम से ही। पर पार्टी अपने आप को सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रखने वाली है। पार्टी का विस्तार देश भर में हो, इसी उद्देश्य से विभिन्न प्रदेशों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मेरे खुद के कई राज्यों में कार्यक्रम लगे। हम लोग झारखंड हम लोग गए, वहाँ पे पार्टी का कार्यक्रम हुआ। राजस्थान में पार्टी का कार्यक्रम हुआ। जिस वक्त राजस्थान में एक वो दुखद घटना भी घटी थी जालौर में, जिस तरीके से उस बच्चे को पीट कर मार दिया गया था, उस वक्त हम लोग राजस्थान गए थे। डाउन साउथ हम लोग के कई राज्यों में कार्यक्रम लगे। हम लोग कर्नाटका गए, हम लोग तमिलनाडु हम लोग गए, हाल फिलहाल के दिनों में कलकत्ता में हम लोग का कार्यक्रम था। राजस्थान हम लोग गए, गुजरात में हमारा कार्यक्रम था। गुजरात का जब मैं जिक्र करता हूँ, वहाँ के कार्यक्रमों का महत्व आज की तारीख में ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि गुजरात में आने वाले दिनों में चुनाव भी हैं। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ये निर्णय लिया है कि पार्टी जहाँ जहाँ पे भी हम लोग का संगठन मजबूत है, और जो कि आप मैं गर्व से कह सकता हूँ कि अधिकांश राज्यों में है, वहाँ पर पार्टी चुनाव लड़ेगी, जिसमें गुजरात भी एक राज्य है। इसी सोच के साथ गुजरात के विभिन्न ज़िलों में मेरे कार्यक्रम हाल फिलहाल के दिनों में लगे, और आने वाले दिनों में भी ये कार्यक्रम आयोजित होंगे। अहमदाबाद हम लोग गए थे, सूरत में पार्टी ने एक बड़ा कार्यक्रम किया। अभी हाल के दिनों में गोधरा में पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। आने वाले हफ्ते में राजकोट का हम लोग का कार्यक्रम लगा हुआ है। तो तमाम विभिन्न ज़िलों में जाकर गुजरात से मेरे नेता का भी एक विशेष लगाव रहा। हमारे नेता ने गुजरात और गुजरातियों के साथ उस वक्त खड़े रहे जब गुजरात एक कठिन दौर से गुजर रहा था। उस वक्त मेरे नेता ने लंबे समय तक ना सिर्फ वो गुजरातियों के साथ रहे, वहाँ पे जाकर लंबे समय तक उन्होंने प्रवास भी किया, और वहाँ की समस्याओं को करीबी से उन्होंने देखने का उन्होंने कार्य भी किया, और उसका समाधान ढूंढने का प्रयास भी किया। उन्हीं के इन कार्यों को आगे बढ़ाते हुए आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी अपने प्रत्याशी उतारने का काम करेगी। सूची पे काम शुरू हो चुका है। कई ऐसे विधानसभाएं हैं जहां पे पहले भी पार्टी ने चुनाव लड़ा था। कई हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हैं जो वहां से आते हैं। तिजोरीवाला जी हैं, शकील तिजोरीवाला जी, और कई और ऐसे साथी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी हैं, और जिन्होंने पहले भी चुनाव लड़ा था, और मजबूत पकड़ अलग अलग विधानसभा में इन तमाम हमारे साथियों की रही है। कितनी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, ये ज़रूर अभी चर्चा का विषय है। एक बार अधिसूचना आती है, उस वक्त इस बात को साझा किया जाएगा। आज की ही बैठक में हमारे हिमाचल प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा मजबूती से इस बात को रखा गया कि अधिसूचना वहाँ पे जारी हो गई है, और वहाँ पर भी कुछ सीटें ऐसी हैं, क्योंकि हिमाचल में हाल फिलहाल के दिनों में संगठन में कुछ बदलाव हुए थे, पर उस बदलाव के बावजूद संगठन कम समय में इतनी मजबूती से तैयार किया जा चुका है कि वहाँ पर भी पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा चुनाव लड़ने का सुझाव सामने रखा गया है। आज ही वहाँ के लिए एक चुनाव प्रभारी की नियुक्ति केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा की जाएगी।
और जिन सीटों पर राज्य कार्यकारिणी वहाँ पे चुनाव लड़ना चाहेगी वो सुझाव केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजेगी और उस सुझावों पर हम लोग ज़रूर चर्चा करेंगे और संभवतः कुछ ही सीटों पर सही पर हिमाचल में भी पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये राज्य ऐसे राज्य भी हैं जहाँ पे पहले भी पार्टी का जनाधार रह चुका है, पार्टी का प्रतिनिधित्व वहाँ की विधानसभाओं में हमारे नेताओं के द्वारा किया जा चुका है। हिमाचल में हमारे विधायक रहे हैं, मणिपुर में हम लोग के विधायक या हम लोग के मंत्री भी वहाँ पे रहे हैं। तो इन्हीं बातों को, इस जनाधार को आगे बढ़ाने के उद्देश्य के साथ आज ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक आयोजित की गई, जहाँ पे संगठन को और कैसे मजबूत किया जा सके उसको लेकर भी ये चर्चा हुई। साथ ही में परंपरा स्वरूप राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कई प्रस्तावों को भी पारित किया गया है। कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिसको कार्यकारिणी के समक्ष रखा गया और उनकी सहमति मिलने के बाद इन प्रस्तावों को पारित माना जाता है और इन प्रस्तावों को उचित मंचों पर आने वाले दिनों में भेजने का काम पार्टी करेगी। जहाँ जहाँ पर भी हम लोग को लगता है कि इस प्रस्ताव को प्रमुखता से पार्टी को उठाने की ज़रूरत है। ये 6 प्रस्ताव हैं। मैं चाहता हूँ कि आपके समक्ष मैं इन प्रस्तावों को भी एक बार पढ़ दूँ, क्योंकि इसमें से कई क्या सारे ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिसकी प्रतिलिपि ज़रूर आप सबके साथ इस वार्ता के बाद साझा कर दी जाएगी। जिसमें सबसे प्रमुखता से पहले नंबर पे जो प्रस्ताव है वो हमारे नेता को लेकर है। हमारे नेता को के सम्मान से जुड़ा हुआ ये प्रस्ताव है और मुझे नहीं लगता कि जब हम लोग इसकी मांग करते हैं तो हम लोग किसी भी तरीके की कोई भी अतिशयोक्ति हम लोग करते हैं। भारत रत्न एक ऐसा पुरस्कार है जो सिर्फ चुनिंदा उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण में या जिन्होंने राष्ट्र हित में कोई बड़ा योगदान दिया हो। मुझे लगता है मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी जिस पृष्ठभूमि से आते थे, जिस परिवार से आते थे और जिस संघर्ष के रास्ते को चुनते हुए वो देश के सर्वोच्च पदों में से सर्वोच्च पदों में से उस पद के आसपास वो पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने लोकसभा में उन्होंने ना सिर्फ लीडर ऑफ द हाउस की भूमिका उन्होंने निभाने का काम किया। देवेगौड़ा जी गुजराल साहब के समय का मैं जिक्र कर रहा हूँ। बड़े से बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्होंने निभाने का काम किया और ना सिर्फ उन्होंने जिम्मेदारी निभाई, उस मंत्रालय से जनहित में कई फैसले लिए गए। उसमें से कई फैसले आज उनके जाने को 2 साल हो गया। इस 8 अक्टूबर को उनकी दूसरी पुण्यतिथि थी। कई फैसले उनके द्वारा उनके रहते हुए लिए गए जो आज भी केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए जा रहे हैं। आज भी वो फैसले पर कार्य हो रहा है, जिसमें से उनके अंतिम दिनों में जो उन्होंने फैसला लिया गरीबों तक राशन पहुंचाने का, मुझे लगता है कि उस वक्त जिस तरीके से हमारे नेता विचलित थे, उन तस्वीरों को देखकर जो आप सब मीडिया साथियों के माध्यम से ही वो तस्वीरें साझा हुई, जहां पर हज़ारों सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके अपने अपने प्रदेशों में वो मजदूर साथी जाने के लिए विवश थे, जो लॉकडाउन की वजह से जिनके पास रहने के लिए कोई साधन नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी। मेरे नेता, उनकी खुद की तबीयत उस वक्त ख़राब थी, पर अपनी सेहत की चिंता ना करते हुए उनको चिंता थी कि भाई ये जो दिन रात चल रहे हैं और हज़ारों सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा जो मजदूर साथी अपने राज्य में पहुंचने के लिए कर रहे हैं, इनको 2 वक्त का राशन कैसे मिलेगा। मुझे याद है उस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ था, मंत्रालय बंद थे। हमारे नेता ने घर पर ही इस बैठक को आयोजित किया, अधिकारियों को वहाँ पर बुलाया और तुरंत अगले दिन प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करके प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना का उन्होंने सुझाव वहाँ पर दिया और वो योजना आज उनके जाने के 2 साल के बाद भी लागू है, जिसकी वजह से देश में 81 करोड़ लोगों को आज भी मुफ्त में अगर उनको राशन मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सोच हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की थी। अलग अलग मंत्रालयों में उनके द्वारा किए गए योगदानों को मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल कैमरा सबसे बड़ा एक योगदान है। जब उस वक्त उनका मजाक उड़ाया जाता था, जब उस वक्त कहा जाता था, जब हमारे नेता की ये सोच थी कि भाई हर रिक्शा वाला, हर ठेला वाला के हाथ में मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, तो उस वक्त लोग उनका मजाक उड़ाते थे कहते हुए कि भैया इनकमिंग के लिए 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया लगता है और ये बोल रहे हैं कि गरीब आदमी के हाथ में मोबाइल फ़ोन हो। पर आज उनके उस सपने को साकार किया गया। ये सोच हमारे नेता की थी। जिस तरीके से समाज के वंचित गरीब वर्ग को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए उन्होंने अलग अलग विभागों में रहते हुए ये फैसले लिए और जिस तरीके से 5 दशक से ज़्यादा, 50 साल से ज़्यादा सक्रिय राजनीति में
उनका योगदान रहा। 6 प्रधानमंत्रियों के साथ बतौर कैबिनेट मिनिस्टर उन्होंने कार्य किया। लोकसभा में निरंतरता में वो चुनकर जाते रहे, राज्यसभा में भी उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व उन्होंने वहाँ पे किया। ऐसे हम लोग मानते हैं कि हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। और यही प्रस्ताव हम लोगों ने आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समक्ष हम लोगों ने रखा और सर्वसहमति से, आप लोग भी तब तक कमरे में मौजूद हो गए थे, आप लोगों ने भी देखा कि सर्वसहमति से दोनों हाथ उठाकर हमारे नेता को भारत रत्न दिया जाए, ये प्रस्ताव पारित किया गया। दूसरा प्रस्ताव हमारे नेता को सम्मान देने से ही जुड़ा हुआ है। एक लंबे समय तक हम लोगों ने इंतज़ार किया, खासतौर पर मैं बिहार का जिक्र करूंगा। मेरे नेता के निधन के बाद मुझे उम्मीद थी, ये उम्मीद रखना शायद गलत था मेरे लिए, पर मुझे उम्मीद थी कि राज्य सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, शायद जीते जी तो उन्होंने कभी हमारे नेता को सम्मान नहीं दिया, पर उनके जाने के बाद शायद उनके सम्मान में कुछ घोषणाएं शायद वो करें। वो किसी योजना से जुड़ी हो सकती है, उनसे जुड़े किसी स्मारक को लेकर हो सकती है, या कम से कम उनकी एक प्रतिमा लगाने की घोषणा कम से कम बिहार में उनके द्वारा की जाती। ये अपेक्षा हम लोग को थी, पर मैं गलत था। जिन्होंने उन्हें जीते जी कभी सम्मान नहीं दिया, उनके जाने के बाद मुख्यमंत्री उनको सम्मान करें या उनको सम्मानित करें, ये सोच ही मेरी गलत थी। और ऐसा हुआ भी, उन्होंने उनके सम्मान में कोई भी कार्य करना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। बहरहाल ये उनकी पार्टी है और हम सब उनके अनुयायी हैं, ये हम लोग की जिम्मेदारी बनती है और हम लोग किसी पे आश्रित नहीं हैं। और ये फैसला पार्टी ने आज से कुछ महीनों पहले पार्टी के स्थापना दिवस पर हम लोगों ने लिया था कि उनकी प्रतिमा बिहार के हर एक ज़िले में लगाई जाएगी। और हम लोगों ने इस कार्य की शुरुआत भी की। सबसे पहले उनकी कर्मभूमि में उनकी प्रतिमा को लगाया गया। उनके जयंती दिवस पर हाजीपुर में हम लोगों ने उनकी एक आदमकद प्रतिमा को वहाँ पे स्थापित किया। और अब उनकी पुण्यतिथि 8 अक्टूबर को हम लोग के पैतृक गांव, जहाँ से मेरे पिताजी का जहाँ पे जन्म हुआ, शहर बन्नी, जो कि खगड़िया के अलौली विधानसभा के अंतर्गत आती है, शहर बन्नी में हम लोगों ने उनकी आदमकद प्रतिमा, एक भव्य प्रतिमा और खूबसूरत प्रतिमा हम लोगों ने अपने पैतृक गाँव में हम लोगों ने लगाने का काम किया। औरंगाबाद हो, कई और ऐसे ज़िले हों, वहाँ पे भी उनकी प्रतिमा लगाई जा चुकी है और बाकी के ज़िलों में भी आने वाले दिनों में ये प्रतिमा लगाई जाएगी। और इसी तर्ज पर देश के हर एक राज्य में हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की प्रतिमा स्थापित हो, ये फैसला भी इस कार्यकारिणी में लिया गया है। कई साथियों ने खुद ही सुझाव दिया, कईयों ने योगदान दिया कि हमारे पास यहाँ पे ज़मीन है, वो हम देना चाहते हैं, हमारे पास यहाँ पे जगह है, वहाँ पे हम लगाना चाहते हैं। तो आने वाले दिनों में हर एक राज्य में उनकी आदमकद प्रतिमा लगेगी, ये फैसला लिया गया। तीसरा फैसला, जो कि निरंतरता में, जो मुझसे व्यक्तिगत तौर पर मेरे दिल के बहुत करीब है और मैंने कई बार भारत की संसद में भी इस विषय को उठाया है, मैं पुनः दोहराऊंगा नहीं, पर मैं चाहता हूं कि अब इस मांग को लागू किया जाए। भारत एक युवा देश है, एक बड़ी आबादी भारत में युवाओं की है और आज की तारीख में जब शिक्षा, रोजगार जैसी समस्याओं से हम लोग कहीं ना कहीं जूझने का काम कर रहे हैं, उसके समाधान के लिए ज़रूरी है कि देश में एक राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन किया जाए। जिस तरीके से महिला आयोग है, बाल आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है, ऐसे में ही जब देश की कितनी बड़ी आबादी युवाओं की है, तो क्यों नहीं उनसे जुड़े हुए विषयों के समाधान के लिए एक ऐसा आयोग बने, एक ऐसी नोडल एजेंसी बने जहाँ पे युवा अपनी समस्या के साथ जाएं और समाधान लेकर आएँ। और ये आयोग उनकी बेहतर शिक्षा, हायर एजुकेशन से लेकर उनके रोजगार से लेकर या विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले युवा, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि खेल कूद में दिलचस्पी रखते हैं, बट उनका राज्य शायद उनको उस तरीके से प्रोत्साहित नहीं करता है जैसे मेरा राज्य नहीं करता। भैया, हरियाणा एक छोटा सा राज्य है, कितने खिलाड़ी वहाँ से निकल कर आते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का नाम ऊंचा करते हैं। मेरे बिहार से कितने ऐसे खिलाड़ी हैं, पर उनको वो सुविधाएं मेरा राज्य नहीं देता। ऐसे में एक राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन होगा जो कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनने के अलावा जो कला के क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, जो एक्टर, इंजीनियर या सिंगर या डायरेक्टर बनना चाहते हैं, खिलाड़ी बनना चाहते हैं, उद्यमी बनना चाहते हैं, उनको मोटिवेट करे। तो एक नोडल एजेंसी के तौर पर ये युवा आयोग काम करे जो युवाओं से जुड़ी हुई तमाम समस्या को देखे। इसका प्रस्ताव हम लोगों ने पारित किया है। साथ ही में एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय जिसको पुनः मैंने पार्लियामेंट में कई बार उठाया है, इंडियन जुडिशल सर्विस से जुड़ा हुआ। जिस तरीके से न्यायपालिका के उच्च पदों में जजों की जिस तरीके से नियुक्ति आज की तारीख में भी एक कॉलेजियम के माध्यम से ही की जाती है, जिसमें समाज के
वंचित वर्ग से आने वाले लोग कहीं ना कहीं वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता, क्योंकि वो कॉलेजियम ही डिसाइड करता है आने वाले जजों की नियुक्तियों को लेकर। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ये मांग करती है कि एक भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया जाए, जिस तरीके से तमाम और सर्विसेज में IAS हो, IPS हो, जो कि कंपटीशन के माध्यम से आते हैं, चुने जाते हैं, और जिसमें समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होता है, हर व्यक्ति को मौका मिलता है आकर अपनी बातों को रखने का। ऐसे में अगर एक इंडियन जुडिशियल सर्विसेज का गठन होता है तो मुझे लगता है कि न्यायपालिका में भी देश के हर वर्ग का, हर समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए कंपटीशन से बेहतर और कोई माध्यम नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग इंडियन जुडिशियल सर्विसेज की भी का प्रस्ताव आज सर्वसहमति से यहाँ पर पारित किया गया। सेकेंड लास्ट प्रस्ताव में हम लोगों ने बिहार से जुड़ा हुआ, उस राज्य से हम लोग की पार्टी आती है, बिहार से जुड़ा हुआ एक प्रस्ताव, और पुनः इसमें तमाम बिहारी साथी सहमत होंगे। जिस तरीके से मेरे मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की वजह से हाल फिलहाल के वर्षों में बिहार ने सिर्फ सरकारों को बनते बिगड़ते ही देखा है। बार बार पिछले 8 सालों में हम लोगों ने देखा कि नई सरकारों का गठन हुआ, पर ताज्जुब ये होता है कि मुख्यमंत्री वही रहते हैं और उप मुख्यमंत्री बस बदल दिए जाते हैं। सरकार में और कोई बदलाव नहीं हुआ भैया बिहार में, सिर्फ मुख्यमंत्री वही रहते हैं और बदले जाते हैं तो उप मुख्यमंत्री वहाँ पे बदल दिए जाते हैं। वही नीति पे काम हो रहा है, वही अराजक परिस्थिति है, और बार बार नई सरकार के बनने बिगड़ने के चक्कर में एक अराजक परिस्थिति बिहार में उत्पन्न हो गई। मेरा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे खुलेआम बाइक पर सवार होकर लोग गोलियां बरसाते हुए चले जाते हैं, कानून का उन्हें डर नहीं है। जहाँ पे टारगेट किलिंग की जाती है, अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाली बच्चियों को, युवाओं की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है, बच्चियों के साथ दुष्कर्म कर कर उनके बॉडी को पानी में फेंक दिया जाता है। अफसोस की बात यह कि एक अपराधी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। जहाँ हत्या चरम सीमा पर है, जहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मैं एक ऐसे राज्य की बात कर रहा हूँ जहाँ पे पुल हवा में उड़ जाते हैं। मैं एक ऐसे राज्य की बात कर रहा हूँ जहाँ पे बांध चूहे कुतर जाते हैं। मैं एक ऐसे राज्य की बात कर रहा हूँ जहाँ पे करोड़ों की शराब चूहे पी जाते हैं, जहाँ के कानून मंत्री फरार होते हैं, जहाँ के मंत्री अपने आप को चोरों का सरदार कहते हैं, वहाँ के मैं मुख्यमंत्री का जिक्र कर रहा हूँ। ये अराजक परिस्थिति उन्होंने उत्पन्न की है। ऐसे में केंद्र सरकार से आज इस कार्यकारिणी ने ये प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से हम लोगों ने आग्रह किया है और ये मांग की है कि बिहार में अब राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री से उनका सरकार, उनका राज्य अब नहीं संभलता। संभल तो पहले भी नहीं रहा था, पर अब पूरी तरीके से परिस्थितियां उनके हाथ से निकल गई हैं। ऐसे में वहाँ की सरकार को भंग करके राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने प्रस्ताव पारित किया है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। और अंतिम प्रस्ताव जो पार्टी की तरफ से यहाँ पे पारित हुआ है वो पार्टी का विभिन्न प्रदेशों में चुनाव को लेकर है, जहाँ पे केंद्रीय नेतृत्व को ये सर्वसहमति से अधिकृत किया गया है कि विभिन्न राज्यों में गठबंधन को लेकर या चुनाव लड़ने को लेकर जो भी केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा वो तमाम राज्य उसका सम्मान करेंगे। तो ये तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको यहाँ पे पारित किया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पार्टी के संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त ये एक ऐसी बॉडी है पार्टी की जिसकी बैठक हर 6 महीने 8 महीने में निर्धारित की गई है। ये बैठक होनी चाहिए। पिछले दिनों जब ये बैठक हुई थी उस वक्त पार्टी बहुत विपरीत परिस्थितियों से गुजर रही थी, पर वहाँ से लेकर आज तक पार्टी ने एक लंबी छलांग लगाई है और बहुत मजबूत परिस्थिति में पार्टी पहुँची है। अलग अलग जगहों पर पार्टी ज़रूर लड़ाई लड़ रही है। चुनाव आयोग में भी पार्टी को लेकर, सिंबल को लेकर तमाम चीज़ें हैं, जहाँ पे हियरिंग्स चल रही हैं, बातचीत चल रही है। कार्यकारिणी की इस बैठक की तमाम जानकारी तमाम उन अधिकृत मंचों पर भी दी जाएगी। चुनाव आयोग के समक्ष भी हम लोग पार्टी के नए मजबूत संगठन को लेकर हम लोग जानकारी देंगे कि पिछली बार से लेकर अभी तक पार्टी और कितनी मजबूत हुई है, और पिछली बार जो लोग पार्टी के साथ थे उससे और कई ज़्यादा लोग पार्टी के साथ मजबूती से जुड़े हैं। जो लोग कुछ अलग अलग गुट में भी गए थे वो लोग भी पुनः पार्टी के साथ वापस आकर पार्टी के साथ मजबूती से कार्य करने का वो लोग काम कर रहे हैं। तो इन तमाम विषयों को लेकर आज ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक हुई, जिसकी जानकारी मैंने आप लोगों के साथ साझा किया।